Painkillers are the most commonly used medications, स्पेशली अगर आपको कोई भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है लाइक लो बैक पेन या फिर नेक पेन, या फिर अगर आप फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन के लिए जाते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि जितनी आसानी से हमें पेन किलर मेडिकेशंस ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, उतनी आसानी से हम उन पर रिलाय हो सकते हैं और उनको लॉन्ग टर्म यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में कितनी सेफ हैं पेन किलर्स? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कितनी सेफ है ये पेन किलर्स, कौन सी पेन किलर आप कब यूज़ कर सकते हैं, कब आपको नहीं करनी है, ताकि आप अपनी हेल्थ कंडीशन के साथ रिलेट कर सकें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राशि शर्मा। आई एम अ सर्टिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझको पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपलोड करती हूँ फिजियोथेरेपी, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेस आपकी कॉमन इंजरीज के लिए, कॉमन सिंड्रोम्स के लिए, जो आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के कर सकते हैं। एस्पिरिन और दूसरी पेन किलर मेडिकेशंस हमारी बॉडी में उस सब्सटेंस को ही ख़त्म कर देती हैं जो यूजुअली पेन, इन्फ्लेमेशन या फिर फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि सारी पेन किलर मेडिकेशंस के इफेक्ट सेम होते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सारी पेन किलर मेडिकेशन सेम नहीं होती। इसलिए हमारे फिजिशियन हमें एक प्रिस्क्राइब डोज ही देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पेन किलर मेडिकेशंस के सेफ्टी कंसर्न्स बताऊंगी जो मार्केट में ओवर द काउंटर अवेलेबल है। तो पेन किलर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे एस्पिरिन की। एस्पिरिन सबसे ज़्यादा पुरानी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पेन किलर है, जो बोथ माइल्ड और मॉडरेट पेन में हम ले सकते हैं। एस्पिरिन को कई बार एक्सटेंसिव सर्जरी के बाद भी यूज़ किया जाता है ताकि ओपियोइड्स की हैवी डोजेस की ज़रूरत ना पड़े। माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए इसे हम ओपियोइड से कंपेयर कर सकते हैं, पर बिना इनके साइड इफ़ेक्ट्स के, जैसे नींद आना या फिर सांस लेने में तकलीफ़ होना। तो किसी को अगर पेन है, स्वेलिंग है या फिर रेडनेस है अफेक्टेड बॉडी पार्ट में, तो उसके लिए एस्पिरिन ली जा सकती है। एस्पिरिन को रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी लिया जाता है। साथ साथ अगर आपको फीवर आता है तो भी ओल्डर एडल्ट्स में एस्पिरिन यूज़फुल है। एस्पिरिन भी बच्चों का फीवर ट्रीट करने में ज़्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि एस्पिरिन एक कंडीशन से लिंक होता है जिसको हम राइस सिंड्रोम कहते हैं। राइस सिंड्रोम जो कि एक रेयर कंडीशन है जिसमें ब्रेन डैमेज और लिवर डैमेज के चांसेस होते हैं। यूजुअली राइस सिंड्रोम जो है किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा कॉमन रहता है। और अगर इसके साथ साथ आपको हीमोफीलिया है, कोई भी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो भी आपके लिए एस्पिरिन सेफ नहीं है। अगर आप किडनी प्रॉब्लम है आपको कोई, या फिर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, तो भी आप एस्पिरिन लेना अवॉइड कीजिए। एस्पिरिन के बाद आती है हमारी नेक्स्ट पेन किलर आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन हमारे स्टमक पे जेंटल रहती है अगर हम कंपेयर करें एस्पिरिन से। आइबुप्रोफेन बहुत इफेक्टिव है माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए इन कंडीशंस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बैक पेन, मस्कुलर पेन और टूथ पेन इन एडल्ट्स। आइबुप्रोफेन को फीवर ट्रीट करने के लिए भी लिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसका असर कम टाइम के लिए होता है, तो हो सकता है कि आपको इसकी डोज 3 से 4 बार दिन में लेनी पड़े। करंटली अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है और आप एक दिन में आइबुप्रोफेन की 1200 mg से ज़्यादा डोज लेते हैं, तो फिर वो आपको सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकती। और अगर आपको एग्जिस्टिंग लीवर प्रॉब्लम है, या फिर किडनी प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप डायबिटिक हैं, या फिर अगर आपको सीजर्स की हिस्ट्री है, तो भी आपको आइबुप्रोफेन लेना अवॉइड करना है, क्योंकि आइबुप्रोफेन लेने से आपके सीजर अटैक ट्रिगर हो सकते हैं। और अगर आप ब्लड थिनर मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो भी आइबुप्रोफेन लेना आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आइबुप्रोफेन के साथ ब्लड थिनर मेडिकेशंस जो हैं वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन कर देते हैं। एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन के बाद अब हम बात करेंगे पैरासीटामोल की।
पैरासीटामोल की भी ऑलमोस्ट सेम ही इफ़ेक्ट्स हैं आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन की तरह, आपका फीवर कम करने में, आपका पेन रिलीव करने में। लेकिन उन कंडीशंस में जिनमें स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, पैरासीटामोल उतना इफेक्टिव नहीं है। पैरासीटामोल में कोई एंटीकोगुलेंट इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक बिग एडवांटेज है पैरासीटामोल का अल्सर्स में कि वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज नहीं करता। अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी पेन रिलीव करने में पैरासीटामोल बहुत बेनिफिशियल है। और क्योंकि पैरासीटामोल राइस सिंड्रोम से लिंक्ड नहीं है, इसीलिए फीवर में देने के लिए बच्चों को ये बिल्कुल सेफ है। जस्ट बिकॉज पैरासीटामोल कोई भी गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज नहीं करती है एज ए साइड इफेक्ट, लेकिन ये मानना कि वो कोई भी साइड इफेक्ट कॉज नहीं करती ये गलत होगा। जबकि उसकी जगह 15 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल बहुत टॉक्सिक है आपके लीवर के लिए, इसीलिए इसको प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ यूज कीजिए। नंबर 4 पर आता है नेप्रोक्सन सोडियम। नेप्रोक्सन सोडियम में पेन रिलीफ बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों सेम ही होते हैं आइबुप्रोफेन से अगर हम कंपेयर करें तो। नेप्रोक्सन सोडियम भी पेन और इन्फ्लेमेशन रिलेटेड कंडीशन में पेन रिलीव करने में हेल्प करता है, जैसे कि गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टेंडिनाइटिस और बर्साइटिस। नेप्रोक्सन सोडियम बिल्कुल भी नहीं देनी है बच्चों को विदाउट एनी मेडिकल एड। और साथ साथ जिन लोगों को एग्जिस्टिंग हार्ट प्रॉब्लम है उन लोगों को भी नेप्रोक्सन सोडियम देना अवॉइड करना है, क्योंकि इसके सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं लाइक स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। नेप्रोक्सन सोडियम देना अवॉइड करना चाहिए साथ साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ को, स्पेशली अगर प्रेगनेंसी लास्ट 20 वीक्स में है, क्योंकि ये सीवियरली डैमेज कर सकता है फीटस के ब्रेन और किडनी को। नंबर 5 पे और सबसे लास्ट में आता है डिक्लोफेनेक सोडियम। अगर हम दूसरे पेन रिलीवर से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा पोटेंट है पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में। ये बहुत यूज़फुल है माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए, जैसा कि देखा जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, मेंस्ट्रुअल पेन में और साथ साथ इनिशियल स्टेज ऑफ माइग्रेन में भी। लेकिन डिक्लोफेनेक सोडियम माइग्रेन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को प्रिवेंट नहीं करता है। हाई डोसेज और लॉन्ग टर्म यूज डिक्लोफेनेक सोडियम का बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि कई बार ये गैस्ट्रिक ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, स्पेशली हमारे ओल्डर एडल्ट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ओवर द काउंटर पेन किलर मेडिकेशन लेने से पहले उसके सेफ्टी कंसर्न्स, साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स की पूरी नॉलेज रखें। साथ साथ उसको अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ रिलेट करें कि कौन सी मेडिसिन हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, और साथ साथ अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें कि हमें उसको कितनी डोज में लेना है और कितने दिन तक लेना है, क्योंकि मार्केट में जितनी इजीली अवेलेबल है पेन किलर मेडिसिन उतने ही उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो बहुत ज़्यादा पेन किलर मेडिकेशंस पे डिपेंडेंट हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।